गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है वो फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। दूसरे शब्दों में दो प्रकार के रिलेशनशिप एम्प्लॉइज़ में एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। पहले जो रिलेशनशिप जो सुनिश्चित होते हैं और जिनको पहले से डिफ़ाइन कर लिया जाए, और दूसरे वो रिलेशन जो डेफिनेट नहीं होते, पहले से निश्चित नहीं होते, उनको पहले से डिफ़ाइन भी नहीं किया जाता। वी विल नाउ, अब हम इन्हें डिटेल में इनका अध्ययन करेंगे। नंबर ए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। एक औपचारिक संगठन का अर्थ है एक ऐसा संगठन जहाँ उत्तरदायित्व, अधिकार और आपसी संबंध है सभी एम्प्लॉइज़ के बीच में। एक एंटरप्राइज में जो काम करते हैं उन सभी को स्पष्ट रूप से डिफ़ाइन किया जाए, उनको पहले से परिभाषित किया जाए। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल होता है जब दो या दो से अधिक लोगों की एक्टिविटीज़ जो कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड टुवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक सामान्य उद्देश्य के प्रति पूरी मतलब कॉन्शियसली का मतलब पूरी चेतना पूर्वक समन्वित हो, उसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1, इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक इस तरह का अरेंजमेंट है जहां क्लियरली डिफाइन किया जाता है आपसी संबंधों को। प्रत्येक ये जानता है अपने अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में। यह क्लियरली दर्शाता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। यह नियमों और कार्यविधियों पर आधारित होता है। ये इम्पोर्टेंट है यह देखना कि पूर्व निर्धारित नियम और प्रोसीजर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनको पूरा अनुपालना उनकी की जाती है, और द ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन अंडर प्लानिंग, जो प्लानिंग के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, इस प्रकार से वो प्राप्त किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये कार्य विभाजन पर बेस्ड है, आधारित है। चीफ बेसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य आधार है कार्य का विभाजन। इट इज़ दिस, ये इसलिए है दैट कनेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद ईच अदर। इसीलिए ये मतलब विभिन्न डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से जोड़ता है, उनके प्रयासों को जोड़ता है। पॉइंट नंबर 4, ये डेलिब्रेटली क्रिएटेड किया जाता है, इसे सूझबूझ से बनाया जाता है, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को आसान तरीके से प्राप्त किया जा सके। इट इज़ इम्पर्सनल, ये अव्यक्तिगत है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत भावनाएं इग्नोर की जाती हैं और स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन किया जाता है, सख्त अनुशासन। इट इज़ नॉट द पर्सन, ये व्यक्ति नहीं बल्कि जो कार्य को इम्पोर्टेंट मानता है। पॉइंट नंबर 6, इट इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्थायी होता है, स्थिर होता है। इसके अंतर्गत चेंजेस नहीं लाए जा सकते क्योंकि इंडिविजुअल्स की आवश्यकताओं के अनुरूप और उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ कोई बदलाव नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लाभ क्या हैं? नंबर 1, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता फिक्स करने में आसानी, क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी एम्प्लॉइज़ की पहले से फिक्स होती हैं। इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज़ इजीली उनको एप्रीहेंड किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। इस तरीके से उनकी जो जवाबदेहिता है उसको फिक्स किया जा सकता है, या उन्हें हम पहचान करके उनकी जवाबदेहिता फिक्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स, कार्यों का दोहरीकरण नहीं होता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक चीज़ बड़े ऑर्डरली माने क्रमवार चलती है, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से चलती है, इसलिए किसी भी कार्य के छूटने या अनावश्यक रूप से उसके दोहरीकरण की
पॉसिबिलिटी या संभावना नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, आदेश की एकता, निर्देश की एकता पॉसिबल होती है इसमें। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व, इसमें जो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है उसकी पालना संभव होती है इन व्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी की उपस्थिति होती है। पॉइंट नंबर 4, इजी टू गेट गोल्स, गोल्स को प्राप्त करना आसान। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यह आसान होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जाए, क्योंकि एक सभी मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का वहाँ ऑप्टिमम अनुकूलतम उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 5, स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में स्थिरता, सभी लोग रूल्स को मानते हुए कार्य करते हैं और वो अपने अथॉरिटी तक सीमित रहकर कार्य करते हैं। इससे क्या होता है, अच्छे रिलेशन उनमें डेवलप हो जाते हैं विच इन टर्न, जिसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्थिरता आती है, जिसके कारण लिमिटेशंस क्या है। नंबर 1, डिले इन वर्क, कार्य में देरी, प्रत्येक एक्टिविटी नियमों से बंधी होती है, जिससे क्या होता है, अनावश्यक देरी हो जाती है कार्य को कंप्लीट करने में। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ इनिशिएटिव, पहल क्षमता की कमी, इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ को जो उन्हें कहा जाए करने के लिए वही करते हैं, वे उनके पास कोई इंडिपेंडेंट सोचने का चांस नहीं होता, इसलिए उनकी पहल क्षमता इससे मर जाती है या समाप्त हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस, संबंधों का मशीनीकरण, रिलेशनशिप सभी एम्प्लॉइज़ के डिफाइन होते हैं, इसमें कोई चांस नहीं होता किसी प्रकार के आपसी इंटरप्ले का, इसलिए जो दूसरे लोगों की नॉलेज या ज्ञान है और उनका अनुभव है उसको एक्सप्लॉइट या उसका दोहन, उसका फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। बी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन, एक अनौपचारिक संगठन वह ऑर्गेनाइजेशन या वह संगठन है जो सूझबूझ से नहीं बनता, अपितु ये लोगों के सामान्य हितों, उनके टेस्ट, उनके धार्मिक और सामुदायिक रिलेशन या संबंधों के कारण अस्तित्व में आता है। द चीफ क्वालिटी, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्य इसका गुण है वो इसके मैत्रीपूर्ण संबंध और सहभागिता या सहकारिता की प्रकृति है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल की उसकी एक्टिविटीज़ में सिंपली इसीलिए मदद नहीं करता क्योंकि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, परंतु वो अपने व्यक्तिगत इस लाइकिंग की वजह से, पसंद होने की वजह से ऐसा करता है। फॉर एग्जांपल, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइज़र एक परचेज डिपार्टमेंट में केवल अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर से कंसल्ट करता है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जो उसे अपनी एक्टिविटीज़ में आती हैं। बट इन एन इनफॉर्मल, परंतु एक अनौपचारिक संगठन में कोई भी किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर या सुपरवाइज़र वे आपस में कंसल्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, एक सुपरवाइज़र डायरेक्टली जनरल मैनेजर से भी बात कर सकता है। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार वो ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल है जहां आपसी संबंध अनजाने में एस्टेब्लिश किए जाते हैं या अनजाने में बनते हैं कॉमन उद्देश्यों के लिए, सामान्य उद्देश्यों के लिए। मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके? नंबर 1, बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये औपचारिक संगठन पर आधारित है। ये औपचारिक संगठन पर आधारित है जहां लोगों के इनफॉर्मल माने अनौपचारिक संबंध होते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होते हैं और उसके बाद इसी में से जो अनौपचारिक संगठन बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट हैज़ नो रिटन वैल्यूज़ एंड प्रोसीजर्स, इसके कोई लिखित नियम
और इसके जो रूल और इसके प्रोसीजर विधियां नहीं होती। इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लिखित नियम या प्रोसीजर इनके संबंधों को गौण नहीं करते, बट देयर आर ग्रुप नॉर्म्स। इनके आपस में जो ग्रुप्स के नॉर्म्स कायदे होते हैं विच हैव टू बी ऑब्जर्व, जिनकी अनुपालना करनी होती है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो संबंध रखते हैं, एक इनफॉर्मल तरीके से अपना ग्रुप बनाते हैं। किसी ग्रेजुअली सम नॉर्म्स डू अमर्ज, और सामान्य रूप से कुछ नॉर्म्स अपने आप इसमें आ जाते हैं, अमर्ज हो जाते हैं। जैसे मेंबर्स, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनकी मदद करना समस्याओं का समाधान ढूंढने में, जो कि उनके कार्य के संबंध में होती हैं या उनकी अपनी भी होती हैं। सिमिलरली वे मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी उनकी कम्युनिटी के प्रबंधकीय दोहन से, उनके शोषण से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरीके से जो ऑल दी पर्सन, दो इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर जो शामिल होते हैं वे ग्रुप नॉर्म्स को पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के स्वतंत्र माध्यम। इन ऑर्गेनाइजेशन में जो रिलेशन है विभिन्न लोगों में वो डिफाइन नहीं होते, क्योंकि एक लोएस्ट रैंक का व्यक्ति, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है हाईएस्ट लेवल के व्यक्ति के साथ संपर्क हो सकता है। कम्युनिकेशन का जो प्रवाह है या जो फ्लो है वो स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 4, इट इज़ नॉट डेलिबरेटेड क्रिएटेड, ये सूझबूझ से नहीं बनता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सूझबूझ से नहीं बनाया जाता, ये आपसी संबंधों या रुचियों या टेस्ट्स से बनता है या पैदा होता है। पॉइंट नंबर 5, इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर कोई स्थान नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है उसमें कोई स्थान नहीं रखता। इससे अधिक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में, इसके बारे में कोई सूचना नहीं होती। पॉइंट नंबर 6, इट इज़ पर्सनल, ये व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत होने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत इंडिविजुअल्स की जो भावनाएं हैं उनका दिमाग में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, और कुछ भी उन पर थोपी नहीं जाता, कोई भी चीज़ उन पर थोपी नहीं जाती। पॉइंट नंबर 7, इट्स लैक्स स्टेबिलिटी, इसमें स्थिरता की कमी है। जनरली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में स्थायित्व या स्थिरता नहीं होती। उदाहरण के लिए एक इंडिविजुअल आज एक ग्रुप के साथ मिक्स होता है और वो कल किसी दूसरे ग्रुप में जा सकता है। केवल यही नहीं, एक इंडिविजुअल एक से अधिक ग्रुप्स का भी मेंबर हो सकता है एक समय में। इसके एडवांटेजेस, नंबर 1, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावपूर्ण संदेशवान। किसी डेफिनेट कोर्स की अनुपस्थिति में यह एक इफ़ेक्टिव सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का। मैसेज क्विकली एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस सिस्टम की मदद से भेजे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फुलफिल्स सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग जिनके विचार सेम होते हैं वे अपना ग्रुप बना लेते हैं और सभी लोग एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ सभी ऑर्गेनाइजेशंस मैटर के अंदर खड़े होते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये जो ऑर्गेनाइजेशन उद्देश्यों को या ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा करता है। हेयर देयर इज़ नो प्रेशर, यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेशर नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो सुपीरियर के सामने बिना किसी डर या घबराहट के वो अपने आइडियाज़ उसके सामने रखते हैं। इससे सुपीरियर्स को उनकी डिफ़िकल्टी को समझने में मदद मिलती है और उनकी प्रॉब्लम्स का जो तुरंत हल हो जाता है। सिंस द प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स आसानी से हल हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? नंबर 1, इट क्रिएट्स रूमर्स, इससे अफवाहें बनती हैं। सभी व्यक्ति एक और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो बड़ी केयरलेसली बात करते हैं। कई बार एक गलत चीज़ भी दूसरे लोगों को कन्वे हो जाती है
जिससे बड़े भयानक रिजल्ट आते हैं। पॉइंट नंबर 2, इससे रेसिस्ट ये चेंजेस के विरुद्ध होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो परिवर्तन है उनका विरोध करता है और पुरानी टेक्निक्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। पॉइंट नंबर 3, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स का उन पर दबाव होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन में लोग ग्रुप नॉर्म्स को मानने के प्रेशर में होते हैं। कई बार लोग इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर असेंबल हो जाते हैं और अपने उद्देश्य से हट जाते हैं और वे अपने सुपीरियर को अपने जब भी जी चाहे उनका विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति उनकी प्रोडक्टिविटी को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। ये अबव डिस्क्रिप्शन से क्लियर है कि दोनों प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अपने लाभ और हानियां हैं। एक तरफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में हेल्पफुल होता है बड़ी आसानी से, लेकिन दूसरी ओर जो अनौपचारिक संगठन है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है अगर इसे प्रॉपरली यूज़ किया जाए। संक्षेप में इनफॉर्मल रिलेशन जो एम्प्लॉयज़ के बीच में है वो फॉर्मल रिलेशनशिप के कॉम्प्लीमेंट्री यानी प्रतिपूरक होते हैं। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नेसेसरी है फॉर एनी ग्रुप एक्शन, किसी भी ग्रुप एक्शन के लिए। जैसे कि 2 ब्लेड ज़रूरी है एक कैंची को चलाने के लिए। इस संदर्भ में ये कह सकते हैं, कहना सही होगा कि मैनेजमेंट्स का जो व्यवहार है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।